हे एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी स्फीयर वंस अगेन। ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है द रिटर्न ऑफ द नेटिव नावल के हवाले से कि उस नावल के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फेट को किस तरह से थॉमस हार्डी ने इंट्रोड्यूस करवाया है, किस तरह से फेट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सब कैरेक्टर्स की जो कि इस नावल के अंदर हीरो हीरोइन या जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं आगे हमारे पास, उन सब के कैरेक्टर्स को कैसे उनकी डेस्टिनीज़ को ये अफेक्ट करती है, ये बिल्ड करती है और किस तरह से एज एन एक्सटर्नल फोर्स ये एक्ट करती है और उन लोगों की लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस फेट ने अफेक्ट भी किया है। सो थॉमस हार्डी ने ये बहुत ही सक्सेसफुली इस नावल में कॉन्सेप्ट ऑफ फेट इंट्रोड्यूस करवाया है। सो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स इट। सो इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव थॉमस हार्डीज कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड प्री डेस्टिनेशन, यानी पहले से ही आपकी जो किस्मत है वो लिखी जा चुकी है या आपकी जितनी भी डेस्टिनी है, सो इट इज़ बेसिकली विविडली पोर्ट्रेट थ्रू आउट द नावल। क्योंकि नावल तो एक फ़िक्शनल पीस ऑफ लिटरेचर होता है हमारे पास, लेकिन इन्होंने ये जो फेट का कॉन्सेप्ट है, प्री डेस्टिनी का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसे लाइफ लाइक बनाया है कि इंसान को रियलिस्टिक वो लगने लगता है और अपनी लाइफ से भी रिलेटेबल लगता है। सो द स्टोरी इज़ डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया दैट ह्यूमन लाइव्स आर शेप्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब इस नावल के अंदर जो स्टोरी है उससे हमें ये बहुत अच्छे से पता चलता है कि इंसान की जो ज़िंदगी होती है ये इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, जैसे फेट हो गए हमारे पास, नेचर हो गई हमारे पास, हमारी जो लाइफ है ये डिज़ाइन करते हैं। एंड द कैरेक्टर्स आर ऑफन कॉट इन द रिलेंटलेस वेब ऑफ फेट, और ऐसी किस्मत में ये लोग फंस जाते हैं कैरेक्टर्स जिससे वो कभी भी इनकार नहीं कर सकते, बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। सो हेयर आर सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ हाउ फेट एंड प्री डेस्टिनेशन आर मैनिफेस्टेड इन दिस नावल। सो हम आगे जो मज़ीद पॉइंट वाइज देखेंगे कि किस किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स के थ्रू हमें पता चलता है कि फेट इस नावल के अंदर बहुत ही एक इन्फ्लुएंसिव कैरेक्टर इटसेल्फ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ द हीथ एज अ सिंबल ऑफ फेट। आपने याद रखना है कि हीथ यानी एग्डन हीथ वो जगह है जहाँ पे, वो फिक्शनल जगह है इंग्लैंड वेसेक्स में, जहाँ पे ये नावल थॉमस हार्डी ने सेट किया है। सो हीथ इटसेल्फ एक सिंबल है फेट का। किस तरह से आप देखते हैं, सो द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ एग्डन हीथ सर्व्स एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ फेट एंड प्री डेस्टिनेशन, यानी ये इटसेल्फ एक बहुत ही पावरफुल सिंबल हमें फेट का नज़र आता है, प्री डेस्टिनी का नज़र आता है। द हीथ इज़ डिस्क्राइब्ड एज, यानी अब इस नावल में क्योंकि हीथ एक फिक्शनल प्लेस है, सो अब थॉमस हार्डी ने इसको एक्सप्लेन कैसे किया है, डिस्क्राइब कैसे किया है, ऐसे जैसे एज अ वाइल्ड एंड अनटेम्ड लैंडस्केप, यानी एक ये वाइल्ड किस्म का अनटेम्ड लैंडस्केप है रिप्रेजेंटिंग द अनकंट्रोलेबल फोर्सेस दैट शेप द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स। अच्छा, अब ये एक ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंडस्केप है जो कि ये दिखाया गया है कि इसके अंदर ऐसी अनकंट्रोलेबल फोर्सेस हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फर्दर वो इसमें रहने वालों के कैरेक्टर्स या उनकी ज़िंदगियां, जितनी भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं इसमें रहते हैं, उनकी लाइफ को कैसे ये फोर्सेस शेप करती हैं। सो दे आर बाउंड टू द हीथ। अब वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो हीथ से जुड़े हुए हैं और बाउंड हैं एंड इट्स फॉर अनफॉरगिविंग नेचर, और उसकी अनफॉरगिविंग नेचर से भी अनेबल टू एस्केप इट्स इन्फ्लुएंस, और वो इसके इन्फ्लुएंस से इनकार नहीं कर सकते, बच के जा नहीं सकते। जैसे यूस्टेशिया का कैरेक्टर है, वो यही चाहती थी कि वो हीथ छोड़ के चली जाए और वो चाहती थी कि वो इससे ज़्यादा कुछ अच्छा जो डिज़र्व करती है, अपने ख्वाब उसने इस बारे में देखे थे, डिज़ायर से, एम्बिशन से, उसने जितने भी ख्वाब देखे थे वो यही थे कि वो हीथ से बाहर जाना चाहती है। लेकिन हीथ की अनफॉरगिविंग नेचर ऐसी थी कि वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी भी वो एस्केप नहीं कर सकी और उसकी लास्ट में बहुत ही ट्रेजिक एंड होता है और उसकी डेथ हो जाती है। सो इससे हमें पता चलता है कि इटसेल्फ हीथ किस तरह से सिंबलाइज करता है फेट को, कि जो आपकी किस्मत है आप उससे बच के नहीं जा सकते, जो आपकी डेस्टिनी है वो ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है और हम उससे एस्केप नहीं ले सकते। और फर्दर सेकंड पॉइंट है भी हमारे पास यूस्टेशियाज ट्रैजिक डेस्टिनी, वही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि लास्ट में एट द एंड उसकी डेथ ही हो जाती है। सो यूस्टेशिया वाइज कैरेक्टर एग्जाम्प्लीफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट इन द नावल, यानी अगर आपने फेट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ट्रैजिक एंड का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो यूस्टेशिया इज़ एन एम्बॉडीमेंट ऑफ इट। सो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ
द नॉवल शी इज़ पोर्ट्रेड एज अ फिगर डेस्टिन्ड फॉर ट्रेजिडी। अब नॉवल के स्टार्ट से ही हमें ये ऐसा एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसकी जो किस्मत थी वो ट्रेजिडी पे ही बेस करती थी, यानी उसकी जो जितनी भी लाइफ थी वो फुल ऑफ ट्रेजिडी थी, उसका एंड ट्रेजिकल ही होना था। हर डिज़ायर्स एंड ड्रीम्स आर एट ऑड्स विद हर सर्कमस्टांसेस। जो वो ख्वाब देखती थी, जितनी उसकी डिज़ायर्स थी, एम्बिशंस थी, वो सब उसकी जो आगे पीछे के सर्कमस्टांसेस थे, यानी सराउंडिंग्स में सोसाइटल चैलेंजेस इस तरह के थे कि इसकी डिज़ायर्स और ड्रीम्स बिल्कुल उनके कॉन्ट्ररी थे, यानी उनसे एक तज़ाद सा बन जाता था। एंड हर इम्पल्सिव एक्शंस ओनली सर्व टू एक्सेसरबेट हर डूम्ड फेट। और जो इसके इम्पल्सिव एक्शन थे, अगर आप कैरेक्टर स्टडी ऑफ यूस्टेशिया भी देखें तो उसमें भी यही है कि इसके जो एक्शंस थे बिल्कुल उसकी डिज़ायर पे, उसकी एम्बिशन पे बेस करते थे, वो बिल्कुल दिमाग से लॉजिकली नहीं सोचती थी। सो इसके जितने भी इम्पल्सिव एक्शन थे, इसी वजह से जितने भी फ्लॉफुल डिसीजंस थे जो उसने अपनी लाइफ में लिए, वो सब उसकी जो किस्मत है, डूबी हुई किस्मत है, उसको मज़ीद से मज़ीद वर्सन ही करते जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कोइंसिडेंसेस एंड चांस इवेंट्स, यानी कुछ इस तरह के कोइंसिडेंसेस भी थ्रू आउट द नॉवल होते जाते हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेट को ही सिम्बलाइज करते हैं। सो थ्रू आउट द नॉवल चांस इवेंट्स एंड कोइंसिडेंसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कैरेक्टर्स लाइफ, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोइंसिडेंटली आपके साथ हो ही जा रही हैं और आपको नहीं पता, वो आप जान के नहीं कर रहे, आपकी पर्सनल चॉइस नहीं थी। सो दीज इवेंट्स ऑफन लीड टू अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स एंड ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेज। और ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, ये आपकी जितने भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उनको ट्रेजिक बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि द चांस मीटिंग ऑफ क्लाइम एंड यूस्टेशिया एट रेन बैरो लीड्स टू अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट शेप देयर डेस्टिनीज। ओके, सो ये एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ कि नॉवल के एंड पे जब यूस्टेशिया डूब जाती है और वहाँ पे क्लाइम की उससे मतलब काइंड ऑफ मीटिंग इस तरह से होती है कि क्लाइम भी उसको बचाने के लिए वहाँ कूद जाता है पानी में, और एट दी एंड फिर वहाँ से इनको डेगरी का कैरेक्टर है वो इनको सेव कर लेता है, बट यूस्टेशिया की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली। सो इनकी ये जो मीटिंग थी क्लाइम का, जो इसके साथ सडन कोइंसिडेंटली इसका मीटअप हुआ था, क्लाइम को सारी ज़िंदगी के लिए गिल्ट में डाल जाता है, यानी क्लाइम जो है वो रिमोर्स की फीलिंग में आ जाता है, स्टेट में आ जाता है, और उसको यही लगता है कि उसकी वजह से ही उसकी अम्मी की डेथ भी हुई थी एंड अब क्लाइम की ही वजह से यूस्टेशिया की भी डेथ हुई है, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी उसी एक सदमे में गुजार देता है। सो ये थॉमस हार्डी का एक हमारे पास बहुत ही की एलिमेंट भी है कि वो अपने जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्ट किस्म का दिखाते हैं। सो इस तरह से कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं होते, बट कोइंसिडेंटली आपकी डेस्टिनी को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, और यही कॉन्सेप्ट ऑफ फेट भी है थॉमस हार्डी के इस नावल में। नंबर 4 पे हमारे पास है क्लाइम्स ह्यूब्रिस एंड डाउनफॉल। ह्यूब्रिस कहते हैं एक्सट्रीम प्राइड को, कि आप समझते हो जो आपने सोचा है वो आप कर सकते हो। सो क्लाइम का कौन सा ह्यूब्रिस था और उस ह्यूब्रिस ने उसको किस तरह से डाउनफॉल की तरफ लेके गया। सो क्लाइम ह्यूब्राइट्स इन बिलीविंग दैट ही कैन ब्रिंग प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट टू द हीथ। अब क्लाइम पेरिस में था और ये वहाँ पे एक सक्सेसफुल मर्चेंट था, डायमंड मर्चेंट था, बट स्टिल ही वाज एन एजुकेटेड मैन। तो जब ये हीथ में वापस आया अपने होम टाउन में, सो ये चाहता था कि इसको यकीन था अपने ऊपर कि ये हीथ के लोगों को एजुकेट कर सकता है, ये वहाँ पे हीथ में प्रोग्रेस ला सकता है, इनलाइटमेंट ला सकता है और कंट्रीब्यूट्स टू हिज इवेंचुअल डाउनफॉल। अब इसका ये जो सारा कॉन्सेप्ट था, इसने इसके डाउनफॉल की तरफ इसको लेकर गया, क्योंकि इसको लगता था ये सब कर सकता है, बट एट द एंड नहीं कर सका, क्योंकि हीथ की नेचर ही ऐसी थी। यही यहाँ पे फिर से हीथ का कैरेक्टर हमें दिखता है कि हीथ एक जगह ही उन्होंने ऐसी बताई हुई है जो कि कैरेक्टर की लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है। सो हिज आइडियलिस्टिक एस्पायरेशंस क्लैश विद द रियलिटी ऑफ द हीथ। तो इसकी जो आइडियलिस्टिक अप्रोच थी, जो ये चाहता था, वो उसने क्लैश कर लिया, यानी कॉन्ट्ररी पे आ गई थी रियलिटी ऑफ हीथ पे, क्योंकि हीथ के लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। हीथ के लोग तो इतने ज़्यादा मेंटेलिटी उनकी इतनी अच्छी थी ही नहीं, और वो तो चाहते ही नहीं थे कि वो कभी भी चेंज हों। तो रेजिस्टेंट टू चेंज एंड हिज ट्रैजिक फेट इज सील्ड, और इसी वजह से इसकी जो ट्रैजिक फेट थी वो सील्ड हो गई। और फिर एट द एंड क्लाइम का जो कैरेक्टर है स्टोरी में वो फुल ऑफ रिमोर्स ही रह जाता है। सो ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ फेट है कि किस तरह से उसकी किस्मत ऑलरेडी डिज़ाइंड थी, उसने सोचा क्या था बट एट द एंड उसके साथ हुआ क्या। फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास है डिगरी वेंस सेक्रीफाइस, यानी जो डिगरी का कैरेक्टर था हमारे पास, जो कि एक रिडल मैन था,
उसकी क्या सेक्रीफाइस थी और उसने कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फेट को कंट्रीब्यूट किया. सो डिग्री वेन्स लव फॉर थॉमसिन एंड हिज सेल्फलेस सेक्रीफाइस टू प्रोटेक्ट हर एंड हर चाइल्ड एग्जाम्प्लीफाई द आइडिया ऑफ फेट एंड द कैरेक्टर्स इनएबिलिटी टू कंट्रोल देयर डेस्टिनी. सो बेसिकली डिग्री को थॉमसिन से खामोश मोहब्बत थी, और लेकिन वो थॉमसिन की ज़ाहिर है थॉमसिन की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता था. फिर इसने अपनी सेल्फलेस सेक्रीफाइस थी कि वो थॉमसिन को, उसके चाइल्ड को सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. अब ये हमें ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि वो दूसरों की एक्शन की वजह से उनकी ज़िंदगियों में क्या कुछ हुआ है वो चेंज नहीं कर सकता, बट वो काइंड ऑफ अब उसको अडॉप्ट कर सकता है, उसे कबूल कर सकता है. और ये हमें आइडिया ऑफ फेथ देता है, और किस तरह से कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी जो डिग्री का कैरेक्टर है वो लोगों की ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िंदगी पर्सनली वो कंट्रोल नहीं कर सकता था डिस्पाइट हिज एफर्ट. यानी उसने कितनी कोशिशें की थी. ही कैन नॉट ऑल्टर द कोर्स ऑफ इवेंट सेट इन मोशन बाय द एक्शंस ऑफ अदर. यानी दूसरों की गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में जो सेट ऑफ एक्शंस हुए थे वो उनको भी कंट्रोल नहीं कर सकता था. ही वॉज अनेबल ऑफ इट. 6 नंबर पे हमारे पास आ जाता है द रोल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स. यानी ऐसी कौन सी अंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग सॉरी, कि किस तरह से वो फेट को कंट्रीब्यूट करती हैं. सो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन अमंग द कैरेक्टर्स आल्सो शेप देयर डेस्टिनीज. यानी ये जो दोनों एलिमेंट्स थे इन्होंने भी कैरेक्टर की डेस्टिनी को बहुत ज़्यादा शेप किया था. दीज मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीड टू ब्रोकन रिलेशनशिप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ट्रैजिक आउटकम्स इन द नॉवल. तो यही ट्रेजिडी भी इस नॉवल के अंदर लेके आए थे. फॉर एग्जाम्पल जब क्लाइम की मदर यूस्टेशिया को देख लेती हैं कि वो घर के अंदर है, और वहाँ पे जो हमारे पास विल्डीव का कैरेक्टर है, विल्डीव उस घर के अंदर चला जाता है, और फिर बाद में ये मदर जाके दरवाज़ा नॉक करती हैं बट कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, और एट दी एंड वापसी पे एक सांप के काटने से इनकी इवेंचुअली डेथ भी हो जाती है. सो अब वहाँ पे क्लाइम और यूस्टेशिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन बिल्ड हो जाती है, क्योंकि क्लाइम को ऐसे लगता है कि यूस्टेशिया की वजह से मेरी मदर की डेथ हुई है, और यूस्टेशिया को लगता है कि ये मुझ पर बिलीव नहीं करा. सो इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग इस नावल को ट्रेजेडी की तरफ लेकर गए थे. लास्ट पॉइंट है हमारे पास सेंस ऑफ आयरनी. यानी किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट था इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेट को सपोर्ट करता है. सो द नॉवल इज़ मार्क्ड बाय अ सेंस ऑफ आयरनी इन द कैरेक्टर सिचुएशन. यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी सिचुएशन ही आयरनी से मार्क की गई है. एंड देयर इंटेंशंस ऑफ अ लीड टू रिजल्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे डिज़ायर्ड. और उनकी जितनी भी इंटेंशंस होती हैं, यानी उनके जितने भी एक्शंस थे डिज़ायर पे बेस करते थे भी या नहीं भी करते थे, वो चाहे अच्छा सोचते थे बट उनके रिज़ल्ट ऑफनली उनके अगेंस्ट ही आते थे, और बिल्कुल जो उन्होंने सोचा होता था उससे ऑपोजिट ही हो जाता था. एंड दैट इज़ बेसिकली दिस एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट एंड इनएबिलिटी टू कंट्रोल द कोर्स ऑफ देयर लाइफ. अब ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरह से कैरेक्टर जो हैं वो फेट के आगे बेबस हैं, फेट के आगे पपिट इन द हैंड ऑफ फेट है ना, कि मैन लाइफ आर द पपिट इन द हैंड ऑफ फेट. तो ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते. वो अच्छा करना चाह भी रहे हैं बट फेट ने अगर उनके लिए बुरा सोचा है तो इवेंचुअली बुरा ही होगा उनके साथ. एंड इन द एंड we can say that in the Return of the Native, Hardy's portrayal of fate and predestination reinforces the novel's themes of human struggle, the impact of the natural environment and the inevitability of tragic outcomes. यानी इस नावल के अंदर थॉमस हार्डी ने हमें बताया है कि किस तरह से फेट और प्रीडेस्टिनेशन नावल की थीम को रीइंफोर्स करती है, यानी उसको ज़्यादा एग्जेजरेट करके दिखाया गया है कि ह्यूमन स्ट्रगल्स क्या होती हैं, नेचर का आपके ऊपर, आपके इन्वायरमेंट की नेचर का आप पे क्या असर होता है, और किस तरह से ऐसे ट्रेजिक एंड्स जो आप नहीं चाहते होते बट आप उनको ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो किस तरह से आपकी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं. एंड द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस ऑन द हीथ सर्व एज अ पॉइग्नेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड द ह्यूमन कंडीशंस. और ये जो कैरेक्टर्स के एक्सपीरियंस हैं हीथ के अंदर, ये सब हमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन कंडीशन को पोर्ट्रे करती हैं सक्सेसफुली. सो दैट वाज व्हाट वी वर हैविंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ फेट इन थॉमस हार्डीज नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव. So if you like this video, give a huge thumbs up, share it and subscribe the channel as well. Don't forget to click on the bell icon. Thank you so much for watching this video.